गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल के वीडियो में मैंने आप लोगों को हिंदी का सिलेबस तो बता दिया था, लेकिन संस्कृत का सिलेबस बताने को रह गया था क्योंकि समय ज़्यादा हो गया था। संस्कृत का सिलेबस पूरा डिस्कस करने में भी टाइम हो जाता। तो आज पहले हम लोग संस्कृत का सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो आप लोगों का पाठ में, क्योंकि एक ही पाठ हुआ है, जननी जन्म भूमिश्च, वही आएगा। उसके आगे जो वंदना वगैरह या ऐसी कुछ प्रेयर है वो अभी फिलहाल नहीं पूछी जाएगी। ठीक है, अभी आपका सिर्फ एक ही चैप्टर आना है, जननी जन्म भूमिश्च सर्गाद्यपि गरीयसी। चैप्टर के रूप में सिर्फ एक ही है, इसलिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उसके बाद ग्रामर अगर हम देखें तो ग्रामर में आप लोगों का एक तो साइन ऑफ केसेस, ठीक है, साइन ऑफ केसेस आएगा। उसके बाद प्रोनाउन टेबल, प्रोनाउन टेबल आपको फिलअप के रूप में या आपको लिखने के रूप में, किसी भी रूप में आ सकता है। अभी तक आप लोग वीडियो देख ही चुके होंगे कि आप लोगों को क्वेश्चन पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, तो उस बारे में भी आपका कंफ्यूजन खत्म हो ही गया होगा। अब आपका प्रोनाउन टेबल किसी भी रूप में आ सकता है। उसके बाद है टर्मिनेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस एंड वर्ब्स, ऐसा ही टर्मिनेशन ऑफ पास्ट टेंस एंड वर्ब्स एंड फ्यूचर टेंस का भी, तीनों का आपको आएगा। ठीक है, तो आपको तीनों टेंस में जो आपको टर्मिनेशन है वो आपको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। फिलअप में आ सकता है, लिखने को आ सकता है, चेंज करने को आ सकता है कि आपको फ्यूचर में दे रखा है, आपको पास्ट में चेंज करना है, पास्ट में दे रखा है, आपको प्रेजेंट में चेंज करना है। इस तरह से आपका हो गया टर्मिनेशन ऑफ प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, तीनों का आपका हो गया। उसके बाद है आपका रूप, आप देव और लता का आएगा। एक चीज का आप विशेष ध्यान रखिए कि आपका जो अपलोड होगा सिलेबस आपके वेबसाइट में, मे बी उसमें देव और लता शायद आपको नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि शायद हम उसमें मेंशन करना भूल गए हैं। लेकिन आप कंफ्यूज मत होइएगा कि मैम जब सिलेबस आप देखें तब आप कहें कि मैम सिलेबस में तो नहीं लिखा था, लेकिन आपने वीडियो में बोला है कि देव और लता का आएगा। तो देव और लता का आपको लर्न करना है, वो आपके सिलेबस में है, वो आपके सिलेबस में मेंशन करने को रह गया है। बहुत सारे आपके फ्रेंड्स वीडियो नहीं देख रहे हैं, तो आप उनको भी इन्फॉर्म कर दीजिए जो लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं। हालांकि अब एग्जाम आ रहे हैं, अगर वो वीडियो नहीं देखेंगे तो बहुत कुछ मिस करेंगे, बहुत कुछ उनको वो लॉस होगा। तो फिर भी अगर आपके कोई जो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने ना देखा हो वीडियो, उनको बता दें कि देव और लता का आपको जो है शब्द रूप याद करने हैं। तो ये आपका हो गया, एक तो जननी जन्म भूमिश्च, उसके बाद साइन ऑफ केसेस, उसके बाद आपका टर्मिनेशन ऑफ प्रेजेंट टेंस एंड वर्ब, उसके बाद टर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर टेंस एंड वर्ब, और ऐसे ही पास्ट टेंस का, और उसके अलावा आपका प्रोनाउन टेबल। ये है आपका संस्कृत का सिलेबस। ठीक है, अच्छा, अब आपको पाठ को पूरा अच्छी तरह से पढ़ना है, क्योंकि आपका जब हमने पढ़ाते समय अनुवाद बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको बता दिया था। इवन मैंने एक एक वर्ड का भी अर्थ आपको बार बार बताया, और आपसे कहा भी था कि आप उसको चाहे तो ऊपर लिखते चलिए। तो आपका अनुवाद कहीं से भी कोई सा भी मतलब सेंटेंस आ सकता है, मतलब उस चैप्टर से बाहर का नहीं, बस उस चैप्टर के अंदर से कहीं से भी आ सकता है। उसके अलावा आपको जो उसमें ऑलरेडी जो बुक में चैप्टर के पीछे आपको एमसीक्यूज दे रखे हैं, उन्हें अच्छी तरह से लर्न करना है, वो भी आ सकते हैं, क्योंकि बहुत कुछ पेपर एमसीक्यू में आएगा, कुछ पेपर आपको रिटर्न में आएगा। फिर शब्दार्थ आपको संस्कृत टू इंग्लिश, इंग्लिश टू संस्कृत, वो शब्दार्थ आपको अच्छी तरह से लर्न करने हैं। फिर आपको जैसा कि मैंने बताया कि जैसे देव या लता का आप जो फॉर्म लर्न कर रहे हैं, अच्छा ये चीज आप ध्यान रखेंगे कि देव और लता वो सिर्फ रिप्रेजेंट करते हैं मैस्कुलाइन को और फेमिनाइन को। तो जरूरी नहीं है कि देव का बोला गया है तो देव का ही आएगा। अगर आपने देव का लर्न कर लिया है तो आपको बालक का भी आ जाता है, राम का भी आ जाता है, चंद्र का, पिक का, खगह का, किसी का भी आपको आ जाएगा। सीधी सी बात है, क्योंकि रूप उनका वही होता है। मैस्कुलाइन का अगर आपने एक लर्न कर लिया है तो उसी हिसाब से बाकी के भी जितने भी मैस्कुलाइन के वर्ड्स होते हैं उनका सेम फॉर्म रहता है। तो आप इस भ्रम में बिल्कुल भी मत रहिएगा कि देव का आप लर्न कर रहे हैं या देव का करने को कहा गया है तो सिर्फ देव का आएगा। राम का भी आ सकता है, बालक का भी आ सकता है, खगह का भी आ सकता है, पिकह का भी आ सकता है, चंद्र का भी आ सकता है। कहने का मतलब है कि वो तो एक सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपको मैस्कुलाइन के और फेमिनाइन के वर्ड्स आने चाहिए। ठीक है, ऐसे ही लता का दे रखा है तो रमा का भी सेम बनता है। ठीक है, बालिका का भी सेम बनता है,
तो उस तरह से आपको वो आना चाहिए। आपको वो पूछा जा सकता है कि इस केस के इस नंबर का आप रूप लिखिए, है ना, वर्ड लिखिए। कि मान लो आपको देव का दे रखा है, तो देव का आपको लिखा है कि आपको जो आपका फोर्थ केस जो भी है उसका आपको ड्यूअल लिखना है, या आपका नॉमिनेटिव का आपको सिंगुलर लिखना है ना, या आपको जेनेटिव का आपको प्लूरल लिखना है। इस तरह से भी आ सकता है, या फिलअप के रूप में आ सकता है। इस तरह से किसी भी तरह से आपको वो आ सकता है, तो आपको वो लर्न होना चाहिए। वो राइट एंड रॉन्ग के रूप में भी आ सकता है, किसी भी तरह से आ सकता है, पर आपको लर्न होगा तो आप कैसे भी करके उसको लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका संस्कृत का। उसके बाद मेरे पास कुछ क्वेरीज ये भी आई हैं कि वंदना पाठ आएगा कि नहीं आएगा। ये प्रश्न बिल्कुल ही कोई मतलब का नहीं है प्रश्न, क्योंकि मैंने जब आपको कल सिलेबस बताया मैंने कहीं भी वंदना पाठ को नहीं बोला है, तो इसलिए वंदना नहीं आएगा। ठीक है, आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। कुछ लोगों ने मुझसे ये भी पूछा कि आपका जो पहली जो कविता है उड़चल हारिल मैम पूछा जाएगा क्यों मैंने कल सिलेबस डिस्कस करते समय कहीं भी उड़चल हारिल का नाम लिया था क्या? तो फिर आप कैसे सोच रहे हैं क्या मैं भूल गई होंगी उसको क्या बताना? बिल्कुल नहीं। जो हमने चैप्टर बताया है आपका एक ही चैप्टर आना है, 8th में आपका 3rd चैप्टर जो है बस आपका वही आना है। 3rd चैप्टर आपका गिल्लू आप पढ़ चुके हैं, छुट्टियों से पहले आप पढ़ चुके हैं गिल्लू, वही आपका चैप्टर आना है। ठीक है, तो बाकी आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि मैम कौन सा चैप्टर आएगा कौन सा नहीं आएगा। मैम आपने तो अभी ताल नवमी पढ़ाया था, तो फिर क्या ताल नवमी नहीं आ रहा है? जब आपको नहीं बोला गया है तो वो नहीं आएगा। हाँ, जो बताया गया है उनको आपको थॉरोली पढ़ना है, क्योंकि उसमें से वो कहीं से भी आ सकता है। अभ्यास प्रश्न में जो पीछे दे रखे हैं, और उसके अलावा व्याकरण का भी जो प्रश्न पीछे दे रखे हैं वो भी आ सकता है। ग्रामर बार बार मैं कह रही हूँ कि जितना आपको लिखने को कहा है, टिक करने को कहा गया है, उसके अलावा भी बहुत कुछ ग्रामर आता है, बुक के अंदर से भी आता है। ग्रामर कभी भी आउट ऑफ सिलेबस होता ही नहीं है। हम नहीं कह सकते हैं कि मैम आपने 1 to 25 लिखाए थे, 27th वाला वर्ड कैसे आ गया। वो सिर्फ आपको कहने के लिए होता है कि आपको कॉपी में उतने लिखने हैं, क्योंकि आप सारे के सारे वर्ड्स नहीं लिख सकते हैं, बट आपको पढ़ने सारे ही हैं, क्योंकि आपको अपनी नॉलेज बढ़ानी है। अभी आप लिमिटेड पढ़ लेंगे, सुन लेंगे, समझ लेंगे, 9th 10th में क्या करेंगे? 10th का तो पेपर बोर्ड से आएगा, वहां पे आपकी बुक ही नहीं प्रेफर होगी कि आपकी बुक में से जो आपको दिया गया है वही आपको पूछा जाएगा। आप अभी से अपनी वोकैबुलरी नहीं बढ़ाएंगे तो आप 10th में क्या करेंगे? इसलिए आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि हमको सिर्फ उतने ही वर्ड्स लर्न करने हैं। ठीक है, पर्यायवाची के लिए भी मुझसे किसी ने पूछा था कि 1 to 15 ही आएगा। जब मैंने कल बताया है कि 1 to 15 मतलब आपको 1 to 15 तो लर्न करने ही है, बाकी सबको भी पढ़ लेना है। बुक में से भी जब हम चैप्टर पढ़ाते चलते हैं, हम कितने सारे वर्ड्स बताते चलते हैं कि इसका विलोम ये होता है, इसका पर्यायवाची ये होता है। वहां पर हम सिर्फ टाइम पास नहीं कर रहे होते हैं, वहां पर हम आपको बता ही रहे होते हैं। तो वो वर्ड्स भी आ सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि वो वर्ड्स नहीं पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो 1 to 15 जो कहा गया है वो तो आपको एक आपका सिलेबस है ही कि आपको उसको तो लर्न करना है, उसमें से तो आना ही आना है। उसके अलावा भी आपका चैप्टर के अंदर से भी बहुत सारे वर्ड्स जो हमने बताए हैं वो भी आ सकते हैं। ठीक है, उपसर्ग प्रत्यय, मुझसे ये भी क्वेश्चन आया कि मैम उपसर्ग प्रत्यय आएगा कि नहीं। उपसर्ग प्रत्यय का कहीं से कहीं तक कोई नामो निशान नहीं लिया गया है, हमने कहीं कोई बात ही नहीं की गई थी। हाँ, अगर आपके चैप्टर के पीछे अगर वो दिया है, बिल्कुल दिया है, भाषा कौशल निम्नलिखित उपसर्ग में से 2 नए शब्द बनाइए। अब आपके ग्रामर में से उपसर्ग प्रत्यय नहीं, पर मैं बार बार कह रही हूँ कि चैप्टर के पीछे जो आपको जितना भी दे रखा है एक्सरसाइज, ऑब्वियसली वो आना है। चैप्टर का मतलब चैप्टर, पूरा चैप्टर, उसके पीछे जो कुछ भी दे रखा है। ग्रामर पार्ट 1 ग्रामर की बुक में से था वो, कि पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, या फिर भाववाचक, या फिर विशेषण, जो भी है वो आपकी ग्रामर बुक की बात हो रही है। लेकिन जो बुक के पीछे दे रखा है, जैसे वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए, हालांकि वो आपका है ही, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए, लेकिन उपसर्ग प्रत्यय बुक में जो दे रखे हैं बिल्कुल आ सकता है। कारकों के भेद लिख रखे हैं, बिल्कुल आ सकता है। अब आप कहिए कि ग्रामर में तो हमको कारक नहीं बोला गया था, लेकिन आपके चैप्टर में तो दे रखा है ना पीछे कारक के बारे में, और हम आपको कराया भी गया है, मैडम ने आपको ये करवाया भी होगा, तो आपको उसे भी समझना है, कारक को अच्छी तरह से समझना है। अगर आप नहीं समझे हैं, मैडम ने जो पढ़ाया था उस वीडियो को बार बार देखिए, कारक को समझिए। आपको कारक बिल्कुल पूछा जा सकता है, इसमें रेखांकित शब्द में कौन सा कारक प्रयुक्त हुआ है, इस तरह से के शब्द आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको कारक को भी
अच्छी तरह से समझना है। आप ये मत समझिए कि कारक, मैंने ग्रामर में नहीं, वो जो ग्रामर का पार्ट हमने बताया वो ग्रामर बुक का है, बट ये जो है पीछे जो दे रखा है आपकी गिल्लू पार्ट के पीछे जो दे रखा है वो सब भी आपका इंक्लूडेड है। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है, उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब ये हो गया आपका ग्रामर सिलेबस से रिलेटेड आपकी सारी प्रॉब्लम्स दूर हो गई होंगी। उसके अलावा अब हम अपना पाठ शुरू करते हैं। पाठ हम लोगों ने सिद्धार्थ का गृह त्याग हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। आगे आज हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि हमने पहला पेज पढ़ लिया था। आप लोग पहला पेज ओपन कर लीजिए, 77 वहां तक हो गया था। पेज नंबर 76, पेज नंबर 78, 77 में हमने क्या पढ़ा था कि यशोधरा जो सिद्धार्थ की पत्नी थी, तो वो उनको बुलाने के लिए आती हैं कि चलिए हम लोगों को वाटिका का जो आयोजन था, घूमने जाने का आयोजन था, वहां पर चलना है। लेकिन सिद्धार्थ अपने ही विचारों में गुम है, तो वो कहते हैं कि मैं शारीरिक रूप से अस्वस्थ नहीं हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत सारे विचार चल रहे हैं। यशोधरा उनसे कहती है, फिर वही महाराज, आप विचारों को छोड़ नहीं सकते? आप क्या विचारों को छोड़ नहीं सकते? आप क्यों हर समय सोचा करते हैं? क्योंकि मैंने बताया था कि सिद्धार्थ के दिमाग में बहुत सारी बातें चला करती थी कि कैसे क्या किया, कैसा बुढ़ापा क्या है, बीमारी क्या है और मृत्यु क्या है, इन सबसे छुटकारे का कोई उपाय नहीं है क्या? तो वो उनसे कहती है कि आप ये सब विचारों को क्यों नहीं त्याग देते हैं? तो सिद्धार्थ ने क्या कहा, नहीं यशोधरा, पहले मैं विचारों को घेरा करता था, अब विचार मुझे घेरते हैं। कि पहले मैं विचारों को घेरता था, अब विचार मुझे घेरते का क्या मतलब हुआ कि पहले मैं विचार कुछ बारों में किसी चीज के बारे में सोचा करता था, अब मुझे वो विचार अपने आप से आकर घेर लेते हैं। मैं सोचना नहीं भी चाहता हूँ तो भी मुझे विचार आ जाते हैं। जानती हो, अभी उत्सव में चलने की तैयारी कर रहा था, तभी राजमार्ग से किसी की अर्थी गई। उन्होंने किसी को, अर्थी का मतलब होता है जब कोई मर जाता है तो उसको जो लिटा के ले जाया जाता है, तो उसको उन्होंने अर्थी देखी। वहीं से उनके दिमाग में ये विचार आया था कि ये मृत्यु क्यों है? जब व्यक्ति की अगर मृत्यु होना ही है तो उस जीवन का क्या अर्थ है? ये सब विचार उनके दिमाग को परेशान कर रहे थे। जीवनदायी वसंत में भी एक व्यक्ति मर गया, उनको दुख हुआ। वसंत की जो ऋतु होती है, वसंत की ऋतु कैसी होती है? उसमें नए नए फूल खिलते हैं, नए नए पत्ते आते हैं, बहुत अच्छी हवा चलती है, बहुत ही अच्छा मौसम होता है, जिसको हम स्प्रिंग सीजन कहते हैं। तो उनको इस बात का आश्चर्य होता है कि वसंत तो जीवन देने वाला है, वसंत की ऋतु तो जीवन देने वाली है, नए नए फूलों को जन्म देती है, नई नई पत्तियों को जन्म देती है। तो ऐसी ऋतु में, जन्म देने वाली ऋतु में कोई मर भी सकता है क्या? कैसे कोई मर सकता है? तो उनको इस बात का थोड़ा सा उनके दिमाग में विचार चल रहा है। मृत्यु से क्या मुक्ति नहीं मिल सकती यशोधरा? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि व्यक्ति मरे नहीं? क्यों मरता है व्यक्ति? उसके दिमाग में, उनके दिमाग में ये बात चल रही है कि व्यक्ति क्यों मरता है, बार बार क्यों उसे जन्म लेना है, उसे मरना है। यदि व्यक्ति को मरना ही है तो वो इतना सारा खेल प्रपंच क्यों रचाता है? मरना ही है आखिर में, तो इतना जीवन के पीछे क्यों भागता है? यशोधरा, महाराज, जैसे जीवन धर्म है वैसे ही मृत्यु भी धर्म है। यशोधरा उनको क्या कहती है कि जैसे जीवन है, अटल सत्य है जीवन, वैसे ही मृत्यु भी जो है वो एक अटल सत्य है, हम उसको टाल नहीं सकते हैं। जो इस संसार में पैदा हुआ है उसे मरना ही है। जीवन है इसलिए मृत्यु भी है। सीधी सी बात है, अगर जीवन ही नहीं होता तो मृत्यु कैसे होती? अगर कोई पैदा ही नहीं होगा तो मरेगा कैसे? और अगर मरेगा नहीं तो और लोग पैदा कैसे होंगे? सोचने वाली बात है कि यदि कोई मरेगा ही नहीं तो संसार में कितने सारे लोग हो जाएंगे कि रहने की जगह ही नहीं मिलेगी। और अगर जीवन ही नहीं होगा, बच्चा पैदा ही नहीं होगा तो संसार खत्म हो जाएगा ना, मृत्यु ही नहीं होगी किसी की, क्या होगा? संसार की पूरी जो एक नियम है वो खत्म हो जाएगा। तो वो उनसे कह रही है कि जैसे जीवन मृत्यु धर्म है, जैसे जीवन धर्म है वैसे मृत्यु भी धर्म है। यशोधरा उनको ये समझाने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो अब आगे का चैप्टर जो है वो हम नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे। और जब तक आप लोग अपने पाठ की तैयारियां शुरू कर दीजिए। किरलू पाठ के आपको जो भी पीछे के प्रश्न दिए हैं उसके अलावा आप पाठ को बार बार पढ़ के अपने आप से एक आप होमवर्क बना लीजिए कि आपको डेली कम से कम 5 प्रश्न फ्रेम करने हैं और उनको आपको अपनी कॉपी में आंसर लिखना है। अगर आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स चाहते हैं, आप ये मत सोचिए कि हमको टीचर को दिखाना नहीं है, मैडम को दिखाना नहीं है, हम लिखें चाहे ना लिखें। देखिए,
नुकसान आप ही का होगा। अगर आपको अच्छी तैयारी करनी है तो आपको एक ही नियम बना लेना पड़ेगा कि आपको डेली अपने उस पार्ट में से कम 5 क्वेश्चन जिसके आंसर 2 से 3 लाइन के हों, उनको आप फ्रेम करिए। कुछ आप एक लाइन वाले क्वेश्चन फ्रेम करिए और उनके आंसर अपनी कॉपी में लिखिए। आप देखिए मुश्किल से आपका 4 से 5 दिन में आपका पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप अपनी इस तरह से तैयारी शुरू कर दीजिए। आगे का पार्ट हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे।